जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए, आपकी सक्सेस के लिए आपको ढेर सारी दुआएं हमारी पूरी टॉप तक की टीम की तरफ से। चलिए डियर, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो, हमने पंचायती राज व्यवस्था पर एक क्लास ले चुके हैं एंड आई होप कि आपको वो पसंद भी आई होगी क्योंकि आपके व्यूज उस पर अच्छे खासे हैं। आज हम उसी का दूसरा पार्ट यानी कि नगर पालिका के बारे में बात करेंगे। और इनसे डियर आपसे न जाने कितने क्वेश्चन तो पूछ चुका है, ठीक है। आपके ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन आए हैं इस बार इस वाले पार्ट से, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका से। चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो डियर हम शुरू से चलते हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में, हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है और अगर हमें अपने किसी भी देश की बात करें डियर, अगर उस देश का विकास करना है तो उसके एक एक इंसान को, ठीक है, छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, उसके विकास में क्या करनी पड़ेगी, भागीदारी देनी पड़ेगी। हमें कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं छोड़ना है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ या फिर हमने इन लोगों का साथ नहीं लिया अपने भारत के विकास में। तो होता क्या है, देखो, बिल्कुल बड़े लेवल पर आपकी केंद्र सरकार कार्य करती है जो पूरे देश के लिए, पूरे देश को संभालती है। अब उस फिर पूरे देश में आपके क्या पता है, हमारे पूरे देश में फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बटे हुए हैं। राज्यों में फिर राज्य सरकार होती है भाई, राज्यों को संभालने के लिए। अब राज्यों में भी क्या है, अब राज्यों में भी आपके शहर भी है, आपके गांव भी है, आपके कस्बे भी है, मतलब छोटे से लेकर बड़े लेवल तक महानगर भी है, सारी चीजें आ जाती है। अब खाली सीएम और उनके 20-25 लोग तो पूरे शहर को पूरे राज्य को ऐसे संभाल नहीं सकते भाई, उनके पास राज्य की उत्थान के लिए और भी बहुत सारे काम है। तो वो जो आपके लाइक छोटे गांव हो गए, आपके छोटे शहर हो गए, टाउन्स हो गए, बड़े बड़े नगर हो गए, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आपका चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, उनके लिए कुछ और लोगों को क्या करते हैं, सरकार में लाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप इन क्षेत्रों पे अच्छे से काम करो। और डियर, उन्हीं को बोला गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आता है पंचायती राज का, यानी कि आपका ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा आ जाता है, आपका ग्रामीण क्षेत्र में आ जाता है आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। उसके बाद जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, यानी कि शहरों के लिए, अब आपको ये तो डिफरेंस पता होगा कि गांव और शहर थोड़े अलग अलग से होते हैं, ओके। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम ये आ जाएंगे शहरों के लिए, ठीक है। यहाँ पर फिर वही, जैसे आप प्रधानमंत्री जी को चुनते हो, आप सीएम साहब को चुनते हो, ऐसे ही आप यहाँ के लोगों को चुनते हो, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, ये बात तो हो गई। इसकी शुरुआत कैसे हुई, अब आप सबको पता है कि हमारे भारत में बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद की बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले डियर, जब अंग्रेजों का राज था तो सबसे पहले ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी। क्यों, वही जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के विकास में हर किसी की भागीदारी होना क्या है, जरूरी है। और भारत के नहीं, हर देश के विकास में डियर हर किसी की, वो चाहे छोटे लेवल से हो या वो चाहे आपका बड़े लेवल से, वो चाहे आपका खेती कर रहा हो या फिर वो चाहे बहुत बड़ी कंपनी चला रहा हो, सबकी भागीदारी जरूरी होती है एक देश के विकास में, ठीक है। तो मूल उद्देश्य यही था डियर कि जन जन की भागीदारी होगी हमारे भारत के विकास में। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो जनक बोला जाता है, किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है लॉर्ड रिपन को, जो कि 1880 से लेकर 1884 तक भारत में क्या किया, एक तरह से गवर्नर बन के रहा, वायसराय बन के रहा, ठीक है। उस टाइम तक गवर्नर होते हैं, वायसराय होते थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ये गवर्नर वाला तो ताज हटा लेता, फिर वायसराय बनने लगे थे, ओके। तो स्थानीय स्वशासन का जनक आपका लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। 1882 में जिला बोर्डों की क्या थी स्थापना की थी। अब अगर भारत में बात करें तो डियर, नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहां पर हुई थी, मद्रास में हुई थी। और ये क्वेश्चन आपसे अभी अभी थोड़े दिन पहले ही पूछा गया था, ठीक है। 29 सितंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना क्या हुआ था, की गई थी। इसके आगे देखो, चलो देखो, अब डियर, अब आप आ जाते हैं अपने यहाँ पर बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या किया था आपके, उन्होंने 3 स्तरीय वो दिए थे, ठीक है, कि जो पंचायती यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसके 3 स्तर होंगे, पंचायती राज और आपकी नगर पालिका, ये तो उसके 2 पार्ट हो गए। पंचायती राज व्यवस्था आपके ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर पालिका आपके शहरी क्षेत्रों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 स्तर मैंने आपको बता दिए थे। आज हम नगर पालिका क्षेत्र की, ठीक है, जिसमें आपका नगर परिषद, ठीक है, नगर निगम, ये सारी चीजें आती है, तो उसमें हम
देखेंगे कि उसके तीनों स्तर आपके क्या क्या है। लेकिन उससे पहले ये जान लो डियर कि 1989 में संशोधन 74वां कब आया था, जिसके बाद ये संवैधानिक हो गया था, आपका 1993 में लागू हुआ था। लेकिन उससे भी पहले कोशिश की जा रही थी। 1989 में राजीव गांधी जी 64th और 65th दोनों एक साथ ही लेकर आए थे, संविधान संशोधन लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने इन पे जोर दिया था एक तरह से नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों पर। ओके, लेकिन ये लोकसभा में क्या हो गया, पारित हो गया, क्योंकि भाई लोकसभा में आपकी उस सरकार की बहुमत होती है, तभी वो सरकार बना पाती है। ये राज्यसभा में गया, वहां पर ये पारित ही नहीं हो पाया। वहां की जो अपोजिशन था, वहां पे जो अदर मेंबर्स थे, अपोजिशन के जो मेंबर थे, उन्होंने बोला कि भाई ये आपको और ज्यादा जो फेडरल सिस्टम है उसको और ज्यादा क्या कर रही है, उसका हनन कर रही है। इसमें केंद्र सरकार का जो एक तरह से स्वामित्व जो है वो ज्यादा हो जाएगा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर, तो हम इसको करते हैं जी रिजेक्ट। वहां पे रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट हो गया तो ये पास ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद डियर आया, उनके बाद जो प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 74वां संशोधन। ठीक है, कौन सा संशोधन, 74वां संशोधन, जिसमें आपकी अब देखो 73वें से ग्राम पंचायत यानी कि पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप से लागू हो गई थी। 74वां संशोधन दोनों एक साथ ही लाए गए थे। सबसे पहले तो डियर 1992 में ये लोकसभा में पारित हो गया। दिसंबर 1992 यानी कि उसके अगले दिन ही ये आपका राज्यसभा में पारित हो गया। फिर क्या रहता है, फिर आपके राष्ट्रपति के सिग्नेचर रहते हैं। 20 अप्रैल 1993 में ये राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर वहां पर हो चुके थे। और डियर 1 जून 1993 से नगर पालिका, ठीक है, या फिर नगर पालिका ये आपके पूरे देश में हमारे लागू हो गया था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब लागू हो गया। अब आपको पढ़ने की इसमें आपके क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से अनुच्छेद है, क्या क्या ये शक्तियां देता है, इनमें हेड कौन होता है। जैसे सरपंच मैंने आपको बताया था, उसी तरह से डियर इसमें है। 74वां संविधान संशोधन आया था, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। उसके द्वारा देखो पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में और भाग 9A में डियर आपका क्या है, नगर पालिका। जो अनुच्छेद आपका 243 ओ तक आपका क्या था, पंचायती राज व्यवस्था। तो 243P से लेकर 243ZG, Z के बाद भी ABCD चलते हैं, ZA ZB ZC ZD, ठीक है, और आपका D तक। 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई हमारे संविधान में, इसका ये सारा प्रावधान है। और ये अपने आप में डियर आपके क्वेश्चन बन गए हैं, जिसमें कुल 18 विषय है। और मैंने ये चीज तो आपको पहले ही बता रखी है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था कि भाई पंचायती राज व्यवस्था और आपकी नगर पालिका में कुल कितने विषय है अलग अलग। तो इसमें जो विषय है वो 18 विषय है। दैट मीन्स डियर कि नगर पालिका स्तर पर यानी कि शहरी स्तर पर ये 18 विषय ये है जहां पर वहां की गवर्नमेंट को, वहां की लोकल गवर्नमेंट को काम करना है हर एक क्षेत्र में। इन 18 विषयों में आपके सब कुछ आ जाता है, सफाई से लेकर आपका ऊपरी विकास तक। ओके, ये सारे विषय कि भाई किन किन क्षेत्रों में हमें काम करना है। ओके, तो स्थानीय स्वशासन जैसे मैंने आपको बताया, गांव में पंचायती राज व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन से आपके संविधान में आई, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। और आपके इसके विषय जो है वो 29 है कि ग्रामीण क्षेत्रों पे ऐसे 29 विषय होंगे जिनको हमें पकड़कर उस गांव को विकास की ओर लेकर जाना है। अपने आप ही उनकी भागीदारी पूरे भारत के विकास में हो जाएगी। नगर पालिका 74वां संशोधन, अनुसूची जोड़ी गई 12वीं। और आपके इसके विषय है 18 की, 18 विषय है। इनमें हमें बड़े शहरों यानी कि महानगरों, छोटे शहरों यानी कि कस्बों आपका एक तरह से, और आपका और उससे भी छोटे शहरों जो एक तरह से कहो कि जो गांव शहर में परिवर्तित हो गए हैं, वो वाले वहां पर हमें ये काम करने हैं, जो कि आपका बिल्कुल लिखा हुआ है। अब नगर पालिका की संरचना कैसे होगी। एक बहुत बड़ा शहर है डियर, उसका हम एक आदमी तो नहीं रख सकते कि उसका भाई एक ही हेड होगा, नहीं, हमें उसको भी, उस बड़े शहर को भी हमें कुछ छोटे छोटे चीजों में बांटना पड़ेगा, छोटे छोटे वार्डों में बांटना पड़ेगा। तो बस यही है नगर पालिकाओं में, यानी कि शहरी क्षेत्र में 3 चीजें आई, यानी कि त्रिस्तरीय हुआ एक तरह से। सबसे पहले तो वे गांव जो कि आपके शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, ऐसा क्षेत्र, वहां पर आपकी बनेगी नगर पंचायत, जैसे गांव में होती है ग्राम पंचायत। ओके, नगर पंचायत जिसका हेड होगा आपका क्या, चेयरमैन। ठीक है, हेड कौन होगा, चेयरमैन। आपने बहुत सुनोगे वे चेयरमैन के वो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं।
छोटे नगरीय क्षेत्र यानी कि आपके टाउन टाइप, जो टाउन्स वगैरह होते हैं जहां की जनसंख्या आपकी एक तरह से कम होती है, वहां पर नगर परिषद, ठीक है, नगर परिषद क्षेत्र आता है। और इसका जो हेड होता है उसको अध्यक्ष ही बोलते हैं डियर। इसके हेड को क्या बोलते हैं? अध्यक्ष ही बोलते हैं। आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि आपके आसपास जो भी छोटे छोटे शहर होंगे कि यहाँ पर अध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं या चुनाव होंगे। ओके, उसके बाद है बड़े नगरीय क्षेत्र। आपका मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, और अलग अलग डियर बहुत सारे बड़े बड़े क्षेत्र, ठीक है, जिनकी जनसंख्या आपकी ज्यादा होती है। वहां पे आपकी चलती है नगर निगम, बीएमसी, ठीक है। और आपका दिल्ली का है, वहां पे देखो ना बीएमसी के चुनाव शिवसेना जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, बहुत ज्यादा घमासान चलता रहता है। तो उनका जो हेड होता है वो होता है आपका मेयर, ठीक है। उनका हेड जो होता है वो होता है मेयर। सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब डियर कि हम और आप, यानी कि जिनकी आयु आपके 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, वो सभी इसमें वोट संवैधानिक रूप से, वैसे तो 12-12 साल के बच्चे भी देते हैं वोट डालने, ठीक है, वो उनमें वोट डालते हैं, हमारे द्वारा उनको चुना जाता है। और उसके बाद डियर होता क्या है, दो तरह से, ये राज्यों की विधानमंडल के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे चुनाव कराना चाहती है। सबसे पहले एक पार्षद होता है छोटे लेवल पे, ठीक है, एक तरह से छोटे लेवल पे पार्षद का चुनाव, उसको चुन के जाते हैं हम। अब देखो एक शहर है, ठीक है, एक आपका काफी बड़ा शहर है, उसकी जनसंख्या को, किसको, उसकी जनसंख्या को बांट दिया जाता है वार्डों में, ठीक है। आपने सुना होगा ना भाई, इस वार्ड से ये उठ रहा है, इस वार्ड से वो उठ रहा है, इस वार्ड से वो उठ रहा है। तो हर वार्ड में कोई एक सदस्य जीतता है, ठीक है। मान लो इस वार्ड नंबर 1 से जीत गया मोहित, वार्ड नंबर 2 से जीत गया रोहन, वार्ड नंबर 3 से जीत गया राहुल, ठीक है। ये 3 सदस्य हो गए, ये कहलाएंगे आपके पार्षद, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? पार्षद। अब डियर दो तरीके से हो सकते हैं, आपका नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, इनके भी हेड को जनता चुन ले। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो ये पार्षद चुनकर आए हैं ना डियर, ये जो पार्षद चुनकर आए हैं अलग अलग वार्डों से, इनमें से ही किसी एक को नगर परिषद का अध्यक्ष बना दे, इस तरह से, ठीक है। तो ये विधानमंडल पे आपका निर्भर करता है, पूरी तरह से उनके पास ये अधिकार होता है कि वो प्रत्यक्ष कराना चाहती है या अप्रत्यक्ष। लेकिन जो ये पार्षद है, ये वार्ड जो है, इनका चुनाव हम लोग करते हैं। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चलो, ठीक है। तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है आपका। उसके बाद इसमें आरक्षण, सेम वही जो आपका पंचायती राज व्यवस्था में है कि एससी और एसटी आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं के लिए न्यूनतम, देखो इससे ज्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं हो सकती, 1/3 आपका स्थान जो है आरक्षित रहेगा। और जो ओबीसी को आरक्षण मिलेगा वो राज्य के विधान मंडल, ठीक है, जैसे केंद्र के लिए संसद होती है, बिल्कुल उसी तरह आपकी राज्यों के लिए उसकी विधान मंडल, ठीक है, उनके निर्देशानुसार होता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये भंग हो जाए तो आपका ये 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने जरूरी होते हैं। योग्यता इसकी 21 वर्ष होती है। और डियर इसमें कई बार संविधान, इसमें संशोधन भी कर दिए जाते हैं और वो किए जाते हैं राज्य की विधानमंडल के द्वारा कि भाई आजकल जैसे ग्राम पंचायत के लिए, सरपंच वगैरह के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया है कि मिनिमम आपको 8वीं 10वीं या 12वीं पास तो होना ही पड़ेगा। उसी तरह से इसमें टाइम टू टाइम आपके संशोधन होते रहते हैं। कई बार एज भी बढ़ा देते हैं कि भाई 21 से, जैसे मेयर के लिए कई राज्यों में ऐसा है कि 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन वैसे संविधान के तौर पर 21 वर्ष जो है वो आपकी न्यूनतम आयु है कि भाई इससे छोटे नहीं जा सकते। ओके, अब इसके अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं। 243 पी से लेकर ZG तक। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी चीज को अगर हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस देखते हैं, फिर उसकी परिभाषा को पढ़ते हैं कि हाँ भाई जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब ये होता है। तो अनुच्छेद 243 पी में आपको नगर पालिका की परिभाषा बताई हुई है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये नगर पालिकाओं का गठन बताया हुआ है। सिंपल सी बात है, हर एक चीज, ये संविधान इस तरह से बनाया गया है ना कि उसमें हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप, जैसे बच्चा छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे ही वो बोलना सीखता है। एकदम तो फटाफट नहीं बोलने लगता, पहले वो दादा पापा ऐसे ऐसे वर्ड बोलता है, फिर वो मम्मी और ताई और चाची पे जाता है। बिल्कुल उसी तरह से संविधान है डियर। क्यू के बाद आर आता है नगर पालिकाओं की संरचना, एस आता है वार्ड समितियों आदि के गठन और उनकी संरचना। उसके बाद आती है डियर कि उनमें कौन कौन, जो देखो भारत में हर एक व्यक्ति को समान अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो सबके लिए आरक्षण, ठीक है। आपका SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, महिलाओं को आपका 1/3 होना ही होना है, और ओबीसी को राज्य के विधानमंडल के
अनुसार। उसके बाद यू में आएगा उनका कार्यकाल कि भाई कितने साल तक चलोगे तुम। वी में आ जाएगी उनकी योग्यता और आपकी उनकी आयु, ठीक है। डब्ल्यू में आ जाएगी नगर पालिका आदि की शक्तियां, फिर उनको शक्तियां दी जाएगी कि भाई तुम्हारे पास ये शक्तियां है, आप इन शहरों के विकास के लिए, इस जगह के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए ये काम कर सकते हो, उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति, ठीक है। और एक्स में आपका क्या आ जाएगा डियर, टैक्स लगाने की शक्ति। उसके बाद वाई में आपका वित्त आयोग राज्यपाल के गठन के द्वारा होता है, ठीक है। नगर पालिका वित्त आयोग भी आपका अलग से होता है। और 243 जेड में नगर पालिकाओं के लेखाओं की समीक्षा। अब जो तुमने काम किया है उसका लेखा जोखा भी तो रखना पड़ेगा, जैसे भारत का सीएजी रखता है, ठीक है, तो इनका लेखा जोखा भी रखना पड़ेगा। जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कैसे चुने जाएंगे, ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, केंद्र मत लिख देना, राज्य निर्वाचन आयोग। बी में आपकी संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। सी में आपका कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। अच्छा मुझे यहाँ ये बताओ कि हमारे भारत का वो कौन सा राज्य है, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, जहां पर नगर पालिका ये जो आपका है लागू नहीं है, ठीक है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां पर नगर पालिका लागू नहीं है। अनुच्छेद 243 जेड सी कुछ राज्यों में लागू न होना, यही बता रही है डियर। जेड डी जिला योजनाओं के लिए समिति, महानगर योजनाओं के लिए समिति। आपको बताया महानगर में क्या होता है आपका नगर निगम, जिसका हेड कौन होता है, मेयर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। छोटे शहरों टाउन वगैरह में नगर परिषद, जिसका हेड होता है अध्यक्ष। और वो गांव जो शहर की तरफ आपके परिवर्तित हो रहे हैं वहां पर नगर पंचायत, जिसका हेड होता है चेयरमैन। ओके, उसके बाद जेड ऐप में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। जी में आपको हो जाएगा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। और ये है डियर आपका, लेट्स सी आगे भी, ओके ठीक है। तो ये था आपका नगर पालिकाओं से गठन से संबंधित एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा अच्छे से। सारे अनुच्छेद एक बार फिर से देखना जरूर। और जो जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं यहाँ पे कि भाई ये सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे, लाइक उससे रिलेटेड आपका आर्टिकल, उससे रिलेटेड आपका किस भाग पे वो हमारे सम्मिलित है संविधान में, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, कब ये संविधान आया, भारत में जनक किसको बोला जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। आशा तो मुझे इतनी ही है, आप यही है आपसे, ठीक है। तो डियर कल मिलेंगे एक किसी और नए टॉपिक पे, ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के। तब तक के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद क्लासेस को इतना प्यार देने के लिए। बस करना ये कि डियर इस क्लास को भी आप शेयर कर देना, लाइक करके जरूर जाना और कमेंट करना कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए नेक्स्ट, जिसपे हम एक अच्छी सी वीडियो लेकर आ सके। डियर इस वीडियो की या फिर कहो इस क्लास की जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप डाउनलोड कर लेना, वहां पे यूट्यूब पीडीएफ सेक्शन मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और ऐप डाउनलोड करते ही आपके पास ना एक धमाका सा ऐसा आएगा कि आपकी ना आंखें फटे की फटी रह जाएगी, क्योंकि डियर ये चल रहा है त्योहारों का सीजन और यहाँ पर आपके ऐप में ढेर सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, उनको अवेल जरूर कर लेना। मैथ्स का बाप कोर्स है, हर एक एग्जाम में अगर आपका मैथ आता है तो वो इससे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। और बेस्ट चीज है ये है डियर कि इसमें आपको 30 फ्री डेमो दी जाती है। आप आराम से परखिए मैथ के क्वेश्चंस को और उसके बाद देखिए, उसको मिलाइए कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। बेस्ट है ये आपके लिए। तो टेक केयर, आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छे से फेस्टिवल मनाइए, अपनी पढ़ाई मत छोड़ देना इस चक्कर में। तो जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।